सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलो साथियों, आज हम रेलवे एग्ज़ाम एसएससी बैंक के लिए मैथ यानी कि गणित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो रेलवे में हो चाहे वो एसएससी में आए हुए हो, उनका पार्ट 1 प्रैक्टिस करेंगे। और मैथ का थ्योरी अपना चल रहा है बहुपद टॉपिक चल रहा है, उसको अवश्य देखें। आपको मैं वादा करता हूं कि उनमें से रेलवे में एक प्रश्न अवश्य आता है, और जिस दिन पेपर जो बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा वो पक्का याद करेगा कि वो वीडियो देख के आते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है जी, चलो देर नहीं करते हुए आज का पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, बहुत अच्छा है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी ने उस काम को 13 दिन में पूरा कर दिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा करता? यानी कि अगर बी अकेला लगा रहता तो उस काम को कितने दिन में पूरा करता? लगाइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ। देखो जी, टाइम एंड वर्क के अंदर आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक ही कॉन्सेप्ट, उसी से ही सारे आंसर निकल जाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको। कुल कार्य होता है दिनों की संख्या को यदि अपन क्षमता से गुणा कर दें, यानी कि एफिशिएंसी से गुणा कर दें, तो क्या निकल के आता है? कुल कार्य। जैसे एक एग्जाम्पल, चलो कोई कारीगर है या कोई मिस्त्री है जो किसी मकान को बनाने में 10 दिन लेता है, एक मकान को बनाने में 10 दिन लेता है, और उसकी मान लो एक दिन में केवल और केवल 100 ईंट रखने की क्षमता है। कितनी ईंट रखता है वो? 100। ये उसकी क्या है? क्षमता। बताओ तो उसने कुल कार्य कितना किया और कितनी ईंट रखी 10 दिन में? तो जब दिनों की संख्या को क्षमता से गुणा करते हो तो क्या आता है? 1000। यानी कि उसने कुल ईंटें कितनी रखी? 1000। यानी कि कुल कार्य कितना किया उसने? 1000। तो यही एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखो। टोटल कार्य क्या होता है? दिनों की संख्या गुणा क्षमता। अब यहाँ से आपको क्षमता निकालनी हो, मान लो कि क्षमता निकालनी होती है, तो क्षमता निकालने के लिए क्षमता के गुणा में है दिनों की संख्या, तो ये टोटल वर्क में क्या चली जाएगी? भाग, और यहाँ आ जाएगी दिनों की संख्या। तो यदि आपको कुल कार्य दे दे और दिनों की संख्या दे दे तो क्या निकाल सकते हो आप? क्षमता। इसी प्रकार यदि आपको क्षमता दे दे और दिनों की संख्या पूछता है तो कैसे करोगे? टोटल कार्यों में किसका भाग लगा दोगे? क्षमता का। आपको ये तीनों चीज़ अवश्य आनी चाहिए। ऐसे सवालों में अपने आप सवाल होता चला जाएगा। अब देखो जी, इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। देखना जी, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। आगे लाइन पढ़ो, बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं। ये लो जी, बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। अब जब इन दोनों का 12 और 16 का हम एलसीएम लेते हैं, 12 और 16 का जब एलसीएम लेते हैं तो लेना आता होगा, ऐसे ले लेना आप। इसका एलसीएम आएगा 48। कितना आएगा जी? 48। जो ये 48 निकल के आया है, ये जो 48 निकल के आया है, यही निकल जाता है टोटल वर्क। ये क्या निकल गया? टोटल वर्क। यानी कि वो जो ए बी सी ये तीनों काम कर रहे हैं, उनका कार्य टोटल कितना करना है उनको? 48। अब देखो जी, अभी मैंने बताया था ये है दिन, ये है टोटल वर्क, तो क्या निकालनी है? क्षमता।
क्षमता में क्या किया था, टोटल वर्क में किसका भाग लगा दिया, दिनों का। तो बताओ जब ए प्लस बी इस टोटल वर्क 48 को 12 दिन में करते हैं तो बताओ एक दिन का कार्य कितना आ गया, वही तो क्षमता होती है। तो तुमने क्या किया जी, 48 में किसका भाग लगा दिया, 12 का। तो कितना आ गया, 4, यानी कि वो एक दिन में 4 कार्य करते हैं। जब तो बोलो 12 चौक 48। इसी प्रकार बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 48 में किसका भाग लगा देंगे, 16 का। तो 16 3 48, ये निकल के आ गई क्षमता, ये निकल के आ गई क्षमता। यानी कि ए और बी ये दोनों मिलके जब एक कार्य को 12 दिन में करते हैं तो दोनों की क्षमता क्या है, एक दिन की 4 काम करने की। बी और सी मिलके जब एक कार्य को 16 दिन में करते हैं तो बी और सी दोनों की क्षमता क्या है, 3 कार्य करने की। अब देखो यहाँ तक काम हो गया, आगे पढ़ो। ए द्वारा उस पर 5 दिन काम किया। अभी तक अपने को सिंगल ए और बी और सी अकेले अकेले की कार्य क्षमता का नहीं पता है, साथ में पता है कि ए और बी की इतनी है, बी और सी की इतनी है। तो अब माना कि अपने को एक की क्षमता का नहीं पता, तो ए ने 5 दिन तो काम किया और ए क्षमता से किया। आगे देखो, और बी उस पर 7 दिन काम करता है। ये लो जी, बी ने 7 दिन काम किया। जब आपको पता है टोटल वर्क क्या होता है, जब दिनों की संख्या को किससे गुणा कर देते हैं, क्षमता से, तो क्या निकल के आता है, टोटल वर्क प्लस 13। और सी ने उस काम को कितने दिन में पूरा कर दिया, 13 दिन में। तो 13 सी, बोलो टोटल वर्क कितना था, 48। इसी को तो किया है उन्होंने टोटल वर्क। अब देखो जी, मैं इसको थोड़ा सा आपको खोल के बताता हूँ। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिखता, लेकिन चलो 5 पे कई बच्चे नए होते हैं, कहीं को आता है प्लस। देखो इधर 5A है तो मैं इस 7B को ये तो लिख सकता हूँ ना, 5B प्लस 2B। बताओ किसी को कोई दिक्कत? तो ये जुड़ के 7B ही तो बन गया। इधर देखो जी, अब यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 2C प्लस 11C बराबर 48। ये लिखने का कारण ये था। अब इन दोनों में से बोलो मैंने क्या कॉमन ले लिया, 5। क्या कॉमन ले लिया, 5। यहाँ बच गया A प्लस बी। A प्लस बी मैंने इसलिए बताया क्योंकि A प्लस बी की ही क्षमता पता है मेरे को 4, प्लस इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया B प्लस सी और ये आ गया 11C बराबर 48। रखो जी मान, B प्लस सी की क्षमता क्या है, 4। तो 5 गुणा 4 प्लस B और C की क्षमता क्या है, 3। 3 प्लस 6 प्लस 11C बराबर 48। यहाँ से मेरे को किसकी पता चल जाएगी, C की क्षमता। तो 5 के 20 प्लस 6 प्लस 11C बराबर 48। तो 11C बराबर कितना आ गया, देखो 48 में से जब 26 घटाओगे तो 11C बराबर आ गया 22 और C बराबर आ गया 22 में किसका भाग लगाओगे, 11 का। तो C बराबर आ गया 2, यानी कि C की क्षमता कितनी आ गई, 2। C की क्षमता कितनी आ गई जी, 2। यानी कि जब C एक दिन में 2 कार्य करता है तो बताओ अब आप B का निकाल सकते हो, निकाल। बिल्कुल, ये मैं समझा रहा हूँ तब समय लग रहा है, आप करने बैठोगे कॉन्सेप्ट क्लियर। इतना लिखते ही नहीं आप, सीधा लिखते कि नहीं लिखते, बोलो 20 प्लस 6 को 26 थोड़ी ना लिखते आप, सीधा 26 घटाते, 48 में से कितना बचाते, 22। आप देखो जी, C की क्षमता कितनी आ गई जी, 2। और आपको पता है B प्लस सी बराबर कितना है, 3। तो B प्लस सी की क्षमता 2 बराबर 3। तो B बराबर आ गया जी 3 माइनस 2। तो B की क्षमता क्या आ गई, 1। अब आपको पता है दिन कितने, B उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दिन कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था। यदि टोटल वर्क में हम किसका भाग लगा दें, क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का भाग लगा दें, तो क्या निकल जाता है, दिन। तो दिन बराबर टोटल वर्क कितना था अपने पास, 48। B की क्षमता आई 1, तो B बराबर कितना आ गया, 48 दिन। तो B कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर देता, अकेला करता तो 48 दिन।
बहुत अच्छा सवाल है, आई होप आया होगा। ये सवाल एनटीपीसी में ही आया हुआ है जी, और ऐसे ही सवाल आते हैं, याद रखना। तो पहला सवाल क्लियर हुआ होगा। वापस से आपको नहीं आए तो एक बार वीडियो चला के वापस से देखना, मैंने एक एक चीज़ समझाई है। ये बड़ा इसलिए बन गया, आपको बड़ा इसलिए दिख रहा है कि ये मैंने समझाने के लिए एक एक चीज़ खोल खोल के लिखी है, इसलिए। चलो जी, नेक्स्ट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आजकल ऐसे ही सवाल आते हैं जी, पढ़ो जी। एक संख्या m, कोई भी संख्या m है, को 6 से विभाजित करने पर, यानी कि m में किसका भाग लगा दिया, 6, तो भाग लगाने पर जो शेषफल प्राप्त हो रहा है जी वो कितना है, तो ये कह रहा है ये प्राप्त होता है। तो ये जो संख्या m ली थी, यदि इसका हम स्क्वायर कर दें और प्लस m और प्लस 2 ये कर देते हैं, और फिर इसमें अपन 6 का भाग लगाते हैं, तो बताओ ये पूछना चाह रहा है शेषफल क्या आएगा। अब देखो जी, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको एक ध्यान रखना है। क्या करना होता है, एक ध्यान रखना होता है कि आप जब 6 से भाग लगाते हो, किससे भाग लगाते हो, 6 से, तो ऐसी कोई संख्या देखो जिसमें 6 से भाग लगाने पर 2 आए, और वो संख्या छोटी संख्या देखा करो जिसको करने में आपकी कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगी। लेने का तो आप कुछ भी ले सकते हो, मैं 2 तरीके से बताऊंगा, 2 संख्याएं लेके बताऊंगा। देखो जी, यदि मैं m की जगह, ध्यान से समझना, यदि मैं 8 रखता हूं, अब देखो जी, जब आप 8 में जब 6 का भाग लगाओगे तो बोलो शेषफल 2 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, शेषफल 2, खूब बचेगा आराम से, ये बचेगा शेषफल। तो यानी कि m का मान आपने क्या निकाल लिया, 8, m का मान क्या निकाल लिया जी, 8। अब इसमें रख दो m स्क्वायर प्लस m प्लस 2, और इसमें किसका भाग लगाना है जी, 6 का। रखो जी, 8 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 बटे में 6, 8 का स्क्वायर होता है जी 64 प्लस 8 प्लस 2 बटे 6, 8 2 10, और 64 में 10 जोड़ेंगे तो 74, और 74 में लगा लेना जी 6 का भाग, 12 6 72, यानी कि 12 तो आ गया जी भागफल, और 2 आ गया शेषफल। 2 क्या आ गया जी, शेषफल। तो आंसर क्या आएगा जी, 2। कई बच्चों के मन में डाउट है कि गुरुजी हमने तो 8 नहीं लेना, तो देखो अगली कोई संख्या देखो जिसमें 6 का भाग लगाएं तो शेषफल 2 बच जाए। तो गुरुजी हमने तो 14 ले लिया, 14 में 6 का भाग लगाएंगे तो बोलो 6 दूनी 12, तो शेषफल कितना बचा जी, 2। देखो जी, तरीका तो यही है। अब m का मान तुमने कितना लिया जी, 14, तो रख दो m स्क्वायर, m का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 14 और प्लस 2। अब बड़ी संख्या लेने का मतलब, अब आपको एक तो 8 का स्क्वायर पता था, अब एक 14 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 होता है, 196 प्लस 14 प्लस 2, 196 में 14 जोड़ोगे तो 210, और 210 में 2 जोड़ोगे तो 212 बटे 6। लगा लाओ जी, 212 में 6 का भाग, जिसको नहीं लगाना आता वो ऐसे यूज करे, 6 3 18, 21 में से 18 गई तो 3 उतारा 2, तो 6 पंजू 30, 6 पंजू 30, क्या शेषफल बच गया जी। तो कोई भी संख्या ले सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर से, लेकिन लेना ऐसा है कि 6 का भाग लगाएं उस संख्या में, तो पहले छोटी संख्या ऐसी दे, शेषफल क्या आना चाहिए, 2। शेषफल क्या आना चाहिए जी, 2। आई बात समझ में, ठीक है जी। अगला सवाल देखो भाई, थोड़ा चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें, पक्का करें, इसमें कंजूसी ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी, जितने भी सवाल हैं ये सारे एनटीपीसी में आए हुए हैं। ये मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, छोटे सवाल नहीं है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले सवाल हैं। लगाओ इसका आंसर, एनटीपीसी में आया हुआ है।
देखो जी, सवाल को मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा। यहाँ p बराबर दे रखा है कई बच्चों के 2 की पावर 29 गुणा 3 की पावर 21 गुणा 5 की पावर 8 सॉरी। और q बराबर दे रखा है 2 की पावर 27 गुणा 3 की पावर 21 गुणा 5 की पावर 8 और r बराबर दे रखा है जी 2 की पावर 26 गुणा 3 की पावर 22 गुणा 5 की पावर 8 और s बराबर दे रखा है जी 2 की पावर 25 गुणा 3 की पावर 22 गुणा 5 की पावर 9। ये सवाल है और इन सवाल में प्रयोग करना है आपको कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है इनमें से, यानी कि p की वैल्यू बड़ी है या s की बड़ी है। इन वैल्यू निकाल के आपको पता करना है और फिर इससे मैच करवाना है। देखो कितना शानदार प्रश्न है, लगाइए, सोचिए, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। फिर देखो जी, हर वैल्यू में p के बराबर, q के बराबर, r के बराबर, हर जगह 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर दे रखी है कि नहीं दे रखी है। अब इसमें से 2 की पावर न्यूनतम कितनी है? 25। 2 की पावर कितनी है? तो 25। देखो जी, तो p बराबर मैंने लिख दिया 2 की पावर 25। इसी प्रकार आगे देखो जी, 3 हर जगह है तो 3 की पावर न्यूनतम कितनी है जी? 3 की पावर 21। इसी प्रकार जी 5 की पावर न्यूनतम कितनी है? 5 की पावर 8। ये ही वैल्यू क्यू में आएगी। देखो 2 की पावर 25 गुणा 3 की पावर 21 गुणा 5 की पावर 8 अवेलेबल है। यही वैल्यू आर में आएगी जी 2 की पावर 25 गुणा 3 की पावर 21 गुणा 5 की पावर 8 और जी यही वैल्यू एस में आएगी 2 की पावर 25 गुणा 3 की पावर 21 गुणा 5 की पावर 8। अब देखो ये संख्या, ये मान हर में है तो इसका मतलब इसका तो हर जगह प्रत्येक मान समान हो जाएगा। भाई इसको भी वही मान आ रहा है, ये भी वही मान आ रहा है, इसको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करेंगे, यही तो आ रहा है। तो ये डिसाइड थोड़ी ना कर रहा है इनको बड़ा छोटा बनाने में, तो डिसाइड क्या कर रहा है? इधर देखो, इसमें 3 की पावर 21 ले लिया, 5 की पावर 8 ले लिया, क्या बच गया जी? 2 की पावर 4। बोलो बच गया कि नहीं बच गया था? 2 की पावर 25 ही तो लिया था, तो क्या बच गया? 2 की पावर 4। इधर देखो जी, इधर 3 की पावर 21 ले लिया, 5 की पावर 8 ले लिया, क्या बच गया था जी? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 25 तो ले ली थी, 2 की पावर 27 था। इधर देखो जी, 2 की पावर 25 ले ली थी, 2 की पावर 1 बच गई और गुणा 3 की पावर 1 और इधर जी 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। कहने का मतलब ये मान आपका एक जैसा है हर क्वेश्चन में। पता कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है जी। 2 की पावर 4 कितना होता है जी? 16। 2 की पावर 2 कितना होता है जी? 4। 2 की पावर 1 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 6 और ये 5 है 15। अब जब इधर वाली संख्या को, अब आप खुद देख लो, ये वैल्यू सबके लिए समान है। अब इनमें से जो संख्या बड़ी से गुणा करेंगे वो बड़ी संख्या बन जाएगी, जो छोटी सी है वो छोटी। अब इनमें से देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, बताओ। सबसे बड़ा क्या है? 16, यानी कि p का मान सबसे बड़ा। उसके बाद में है जी 15, यानी कि s। उसके बाद में है जी r। उसके बाद में है जी q। जिस ऑप्शन में है वो देख लो जी, p s r q, p s r q, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आई होप आया होगा समझ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और जी ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आजकल अवश्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 19% का लाभ कमाने के लिए उसे अपने सामान को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा? लगाओ जी वीडियो को पॉज करके। देखो जी, इसके लिए मैं आपको एक संबंध बता देता हूं। एक रिलेशन होता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में। क्यों? जब अंकित मूल्य पर अपन छूट देते हैं तब भी विक्रय मूल्य ही निकालते हैं,
और जब क्रय मूल्य पर लाभ कमाते हैं तब भी विक्रय मूल्य ही निकालते हैं, तो एक संबंध निकल के आता है, यानी कि मार्केट प्राइस बटे सीपी, यानी कि नीचे है क्रय मूल्य और ऊपर है जी अंकित मूल्य। यानी कि जब अंकित मूल्य में हम क्रय मूल्य का भाग लगाते हैं तो एक रिलेशन निकल के आ जाता है जी 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि, और जी नीचे आता है 100 माइनस बट्टा, या बट्टा को दूसरा नाम बोल देते हैं छूट। ऊपर जी प्लस माइनस लिखा क्योंकि छूट का मतलब होता है जी डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा घटता है, इसलिए नीचे तो एक ही चिन्ह रहेगा जी माइनस। ऊपर एक बार मैंने लगाया प्लस, एक बार लगाया माइनस, तो प्लस यूज तब करेंगे जब लाभ मिलेगा और माइनस यूज तब करेंगे जब हानि मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है जी। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100 माइनस बट्टा। अब इसमें मान ही तो रखना है, तो रख दो मान MP बटे CP बराबर 100। लाभ हो रहा है कितने का, 19 का, बटे 100 बट्टा दे रहा है जी 15 का, बराबर। जब 100 में 19 जोड़ेंगे तो ये बन गया जी 119, और 100 में से 15 घटाएंगे जी हो गया जी 85। अब आपको थोड़े थोड़े पहाड़े आने चाहिए। काटो, 17 पंजू 85, 17 संते 19, यानी कि क्या निकल के आ गया MP बटे CP, यानी कि अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य आ गया जी 7 बटे 5। कहने का मतलब CP 5 है तो अंकित मूल्य है 7। और सवाल में ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, तो बोलो क्रय मूल्य क्या आया 5, अंकित मूल्य कितना आया जी 7, तो कितना अधिक किया जी 2। प्रतिशत में आंसर का, और किस पे अधिक किया, अंकित क्रय मूल्य पे, तो बटे 5, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100, 5 एकम 5, काटेंगे 20, 20 को जब 2 से गुना करेंगे तो जी 40% अधिक अंकित करना चाहिए। क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा 40, तो अगर वो 15% की छूट दे देगा तब भी उसे 19% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आ गया जी 40%, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा सवाल है, ये रिलेशन याद रखो, कहीं धोखा नहीं देगा आपको, बहुत बार आता है। ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा, तो चैनल को जरूर भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 100% बढ़ जाती है, तो 8,000 रुपये पर ब्याज की समान दर से, समान दर यानी कि जो साधारण ब्याज वाली दर थी उसी दर पे आपको 2 वर्षों का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है जी। अब देखो जी, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है जी, प्रत्येक वर्ष SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज रह जाता है जी समान। क्या रहता है जी, समान। तो बताओ जब प्रत्येक वर्ष समान रहता है तो 8 वर्षों में कितनी बढ़ रही थी दर, 100%। तो दर बराबर क्या आ गई, जिसे रेट बोलते हैं, R बराबर क्या आ गई। अभी मैंने क्या कहा था कि प्रत्येक वर्ष SI क्या रहता है, समान, तो प्रत्येक वर्ष दर भी समान रही होगी। तो 100% में किसका भाग लगा दो, 8 का, तो ये आएगा जी 12.5%। और आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर कंपटीशन दे रहे हो तो जी 12.5% होता है जी 1/8। जब इसका प्रतिशत उठाएंगे ऐसे करके, प्रतिशत उठाने का मतलब 100 का भाग लगाते हैं, ये 0 और उठाएंगे तो 1, इनको काटेंगे तो 25, 25 पंजे 125, 25 चौक 140, 5 एकम 5 और 5 8 40, तो ये क्या निकल के आ गया जी 1/8। ये याद होना चाहिए आपको सीधा। 12.5% का क्या होता है जी 1/8, यानी कि दर कितनी निकल के आ गई 12.5%। वैसे आप जिस बच्चों को ये कंफ्यूज होता है कि दर कैसे डायरेक्ट निकलती है, तो हम चलो एक बार समझा देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि मानना मूलधन कितना है जी
100 रुपये। अब ये कह रहा है कि जी 8 वर्षों में 100% बढ़ जाता है मूलधन, तो 100 बढ़ गया तो कितना ब्याज मिल गया जी 100, यानी कि मिश्र धन कितना हो गया जी 200 रुपये। मिश्र धन की वजह से जरूरत नहीं पड़ती, दर निकालने के लिए क्या करते हैं जी ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ये वहीं से निकल के आते हैं कॉन्सेप्ट। तो जी दर बराबर के ब्याज कितना आया जी 100 गुणा 100, मूलधन अपन ने 100 माना था, दर कितनी थी, समय कितना था जी 8, 100 से 100 कट गया जी 100 में जब 8 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है जी 12.5%। आगे बात समझ में। तो वो ये कह रहा है कि मूलधन अब कितना लेना है जी 8000 रुपये, और समय कितना है जी 2 वर्ष, और दर कितनी आ गई जी 12.5%। इस पे आपको क्या ज्ञात करना है जी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। आप देखो जी, आपको ये पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इसलिए लेते हैं 1/8। इसका मतलब ये है कि जो ये नीचे वाली संख्या है ये होता है जी मूलधन, ऊपर वाला संख्या हो जाता है जी ब्याज, और जब मूलधन में जी ब्याज जोड़ते हैं तो बन जाता है जी मिश्र धन। ठीक है जी। तो देखो जी, मान ला फर्स्ट साल में 8 मूलधन था तो मिश्र धन कितना हो गया जी 9। मूलधन में क्या जोड़ दिया ब्याज, ये कौन सी साल था, फर्स्ट साल। इसी प्रकार सेकंड वर्ष 8 मूलधन था तो मिश्र धन क्या हो गया जी 9। देखो जी, ये सबसे अच्छा तरीका है। 8 8 64, 9 9 81, यानी कि शुरुआत में मूलधन कितना था जी 64, तो 2 साल बाद जो मिश्र धन निकल के आ गया वो कितना हो गया 81। और आपको पता है ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, इन दोनों का अंतर ही क्या बन जाता है ब्याज। तो 81 में से 64 घटाओ जी, तो ये आ गया जी 17, यानी कि ब्याज कितना आ गया 17। अब देखो, मूलधन 64 दे रखा था, क्या दे रखा था जी 64, और ब्याज आ गया आपके पास 17, तो कैसे निकालेंगे देखना जी। और सवाल में मूलधन कितना दे रखा है जी 8000, तो देखो जी 64 के बराबर क्या हो गया 8000। भाई अपने हिसाब से 64 आया, लेकिन सवाल में मूलधन कितना था 8000, तो 1 के बराबर क्या हो गया जी 8000 बटे 64, और ब्याज कितना है जी 17, तो 17 के बराबर क्या हो गया जी 8000 बटे 64 गुणा 17। काटो जी, 8 से काटोगे तो ये आ गया 1000, 8 8 64, 8 का इसमें भाग लगाओगे तो 8 एकम 8, बच गए 2, 8 दूनी 16, 8 पंज 25, यानी कि 125 गुणा 17। 17 को गुणा करो 125, 17 पंजू 85, कैरी ली 8, 17 दूनी 34 और 8 42, कैरी 4, 17 एकम 17 4 21। तो जी ब्याज कितना निकल के आ गया 2125 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी आया होगा समझ में। अच्छा सवाल है, प्रत्येक सवाल एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो भाई चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें, कंजूसी न करें इसमें। ये लो जी आज का अंतिम सवाल, थोड़े थोड़े सवाल है लेकिन प्रैक्टिस करना। ये औसत से है, एवरेज से है कि एम छात्रों की एक कक्षा की परीक्षा के प्राप्त अंकों का औसत 70 है और एन छात्रों का 91 है। यानी कि कोई एम छात्रों की कक्षा है और एक है एन छात्रों की कक्षा, जिसकी परीक्षा का प्राप्तांक इसका तो औसत है जी 70, इसका औसत है जी 91। यदि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों को मिला दिया जाए, यानी कि m प्लस n के प्राप्तांकों को मिला दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है जी 80। यानी कि दोनों को मिला दिया तो जी औसत कितना हो गया 80। अब इसमें क्या लगेगा जी एलिगेशन लगाओ। बड़ी में से छोटा घटाते हैं तो जी 91 में से 80 गया तो क्या बच गया 11, और 80 में से 70 गया तो क्या बच गया 10, और ये जो नीचे अनुपात बन के आया ये आ जाता है जी छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या।
अब आपको आंसर देना है कि n/m ज्ञात करो। तो n/m, तो n का मान है जी 10 और m का मान है जी 11। तो आंसर आ गया जी 10/11, 10/11। अब देखो जी, इस सवाल को हम थोड़ा बेसिक से समझाते हैं आपको। ये कह रहा है कि m छात्रों की एक कक्षा। तो देखो कुल छात्र कितने हैं जी m, और जिनका औसत कितना है जी 80। तो बताओ कुल प्राप्तांक m छात्रों की कक्षा का कितना आ गया जी। जब कुछ छात्रों को उनके औसत से गुणा करते तो आ गया कि नहीं आ गया। इसी प्रकार n कक्षा का कितना आ जाएगा 91 गुणा n। जब दोनों छात्रों को मिला दिया गया यानी कि m प्लस n कर दिया गया तो औसत कितना हो जाता है जी, ये कितना था 70 था शायद तक 70। तो जी औसत हो जाता है 81 जब, और इन दोनों को गुणा कर दें तो 80। अब बताओ ये कुल प्राप्तांक m प्लस n किसके बराबर हो जाएगा 70 गुणा m प्लस 91 गुणा n। यानी कि जितना ये कुल प्राप्तांक है उतना ही ये हो गया। गुणा करो 80m प्लस 80n बराबर 70m प्लस 91n। n को एक साइड में कर लो, m को एक साइड में, तो 80n माइनस 91n बराबर 70m माइनस 80n। इधर से बच गया 11n जी, इधर से बच गया माइनस का 10m, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यानी कि जी n यहाँ की यहाँ रह गया, m इधर बटे में आ गया, तो जी आंसर आ गया 10/11। और यही आपसे वो पूछना चाह रहा था कि n/m बताओ 10/11। ये इसका बेसिक है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आई होप समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।